नमस्कार दोस्तों। जल रंग और तैल रंगों में कोई 5 अंतर बताने के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो सिंपल सी बात है, जो जानते हैं यानी जो काम करते हैं उनको भली भांति मालूम है कि जल रंग और तैल रंगों में क्या अंतर है। तो जल रंग कार्टिज या वाट्समैन आदि पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि तैल रंग की बात करें तो कैनवास, ऑयल सीट और इन सभी पे प्रयोग किए जाते हैं। जल रंगों में लाइट टू डार्क कार्य किया जाता है और जबकि तैल रंगों में डार्क टू लाइट कार्य किया जाता है। जल रंग चित्रण के लिए राउंड ब्रश का प्रयोग होता है और जबकि तैल रंग के लिए फ्लैट ब्रश यानी चिपटा ब्रश प्रयोग होता है। जल रंग के चित्रों में हाईलाइट दिखाने के लिए कागज़ स्वेद छोड़ दिया जाता है, जबकि तेल रंग चित्रण में लाइट हाईलाइट दिखाने के लिए सबसे बाद में हल्के रंग दर्शाए जाते हैं। जल रंग चित्रण के माध्यम से माध्यम जल है और तैल रंगों के जो माध्यम है वो अलसी का तेल है, तारपीन का तेल है अथवा वार्निश का प्रयोग किया जाता है। आता है बात जल रंग और तेल रंग, ये दोनों हो गया। तो वाष्प चित्रण का इतिहास के बारे में अगर आता है तो वाष्प चित्रण का इतिहास जो है बंगाल स्कूल से पनपता है, दिखाई देता है। और अवनींद्र नाथ ने जापानी चित्रकार हिशिदा तथा टाइकन से वाष्प को सीखा था, वाष्प पद्धति को सीखा था। वाष्प पद्धति के द्वारा वातावरण तथा अंतराल में गहराई का समावेश करके इस क्षेत्र में उन्होंने नवीन प्रयोग किए। वाष्प के लिए इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर प्रयोग किया जाता था। एक के बाद एक रंग की कई परत चढ़ाकर चित्र को वाष्प किया जाता था और रंग को पक्का किया जाता था। कभी कभी चित्र को पूरा ही पानी में डुबो कर वास्तविक प्रभाव दिखाया जाता था। और क्वेश्चन आता है कि बाल कला के साधन क्या है और एक बालक आत्मविभक्ति किस प्रकार करता है। तो बालक के साधन वंशानुक्रम तथा पर्यावरण पर आधारित होते हैं। बालक जब सर्वप्रथम अपने नेत्र खोलता है तो अपने माता पिता चारों ओर के वातावरण को देखता है, उसी प्रकार से वह चित्रित करना शुरू करता है, उससे प्रभावित होता है, अपने वातावरण से प्रभावित होता है, वहाँ के अनुकूल वो कार्य करना स्टार्ट करता है, जिसके अंतर्गत मिट्टी की विविध आकृतियाँ बनाना या कागज़, दीवार पर, फर्श पर पेंसिल, कोयले, रंग आदि से मिट्टी से खिलौना बनाना, ये सभी कार्य करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से उसकी बालक की कार्य शुरू होती है। उपयोगी कला के बारे में यही बात किया जाए तो उपयोगी कला यानी जो कला, जिस कला की हम अपने घरों में उपयोग करते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति होती है, वो उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं। जैसे बर्तन बनाना, भवन निर्माण, वस्त्र निर्माण, तो मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा प्रागैतिहासिक कला के नमूने जो प्राप्त हुए हैं उपयोगी पक्ष, जैसे उसमें भी जितने भी मिट्टी के बने बर्तन ये सब प्राप्त हुए तो उपयोगी कला के ही अंतर्गत आते हैं। देखा जाता तो रिलीफ के बारे में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो रिलीफ किसे कहते हैं? मूर्ति में त्रियामी प्रभाव होते हैं। आप जानते हैं कि चित्र में दो यामी प्रभाव होते हैं और मूर्ति में त्रियामी प्रभाव होते हैं। किंतु जब पीछे या आधा भाग सपाट तथा सामने का आधा भाग त्रियामी प्रभाव प्रस्तुत करता है तो उसे रिलीफ कहते हैं। भारतीय भित्ति चित्रों में ऐसी बहुत सी उदाहरण मिलते हैं। और प्रविधि क्या अर्थ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रविधि रचना संबंधी वह प्रक्रिया है जिसे किसी निश्चित विचार के आधार पर प्रयुक्त करते हैं, जबकि प्रत्येक कलाकार की तकनीकी व्यक्तिगत होती है जिसे वह सतत अभ्यास से प्राप्त करते हैं और जिससे इससे सहायता प्रदान करते हैं, और यही माध्यम प्रविधि कहलाती है। जल रंगों को किस प्रकार प्रयोग किया जाता है तो आपको बताया गया है। जल रंग दो प्रकार के होते हैं। प्रथम घुलनशील, जो प्रथम परत के सूख जाने पर दूसरी परत लगाए जाते हैं, पुनः उसमें लगाए जाते हैं। दूसरे घुलनशील, जिसके द्वारा परत दर परत कार्य किया जा सकता है। वाष्प की सपाट विधि धुलाई क्या है? तो इसमें समस्त धरातल को गीला करके एक बड़ी चपटी भूमिका में सीमित रंग को लेकर शीघ्रतापूर्वक तुलिका संघात लगाकर चित्रण किया जाता है ताकि रंग के एक दूसरे से मिश्रण छोड़कर इंगित प्रभाव की दृष्टि से कर सके।
एक परत के दूसरे परत की दूसरी परत और तीसरी परत एक प्रकार से करके माने स्टेप टू स्टेप उस पर चढ़ाते हैं। काल्पनिक चित्रण किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है या कोई पूछ लेता है, तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि कलाकृति के सृजन में चित्रकार के मस्तिष्क की निहित यानी चित्रकार के अंदर की जो भावनाएं हैं, पूर्वानुभव, चित्र चिन्ह विशेष सहयोग देते हैं उसमें। मतलब जैसे आप सुने होंगे कि पुलिस में कोई आर्टिस्ट जो बनाता है चेहरा, तो वो कोई बताता है कि इस प्रकार से उसका चेहरा था, तो और वो इस हिसाब से चेहरा बनाता है। आज के समय में डिजिटलाइज हो गया है, डिजिटल लोग माने कंप्यूटर से बन रहा है, लेकिन पहले ऐसा ही होता था, आप सीरियल में या मूवी में देखे होंगे। तो वही जो है काल्पनिक चित्रण के अंतर्गत आता है। सिटीस्केप किसे कहते हैं, तो प्रत्येक कलाकार अपने चारों ओर के वातावरण से चित्रण योग्य विषय तलाशता है, और प्रारंभ से भारत के गांव तथा रियासतों के प्रभावित होकर कलाकारों ने अपने चित्रों की पृष्ठभूमि में लैंडस्केप को बनाया। धीरे धीरे उन्होंने उन्नति होने के गांव के स्थान शहरों का विकास हुआ और कलाकारों ने शहरी वास्तु तथा वातावरण को अपने चित्रों में बनाना प्रारंभ किया, जिसे सिटीस्केप कहा गया। अनटाइटल्ड का क्या अर्थ है, ये भी पूछा जाता है। अनटाइटल्ड का क्या अर्थ है, तो कलाकृति का शीर्षक विषय वस्तु का बोध कराने में सहायक बनता है, परंतु आज आधुनिक कला व्यक्तिगत होने के कारण शीर्षक कलाकार की रुचि पर निर्भर हो जाता है। कुछ कलाकार विषय को अस्पष्ट छोड़ देते हैं, कारण अपने चित्रों को अनटाइटल्ड कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार कलाकृति को शीर्षक की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि शीर्षक केवल कलाकार के भाव संप्रेषण में साधन है, साध्य नहीं। चित्र को समझने के लिए दर्शक पर छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक दर्शक का अभिव्यक्ति जीवन संसार रुझान के अनुसार स्वयं उसे अनुभूत करेगा। हम जो कलाकृति बनाते हैं उसे हम ही नहीं समझ पाते, तो हम ये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि दर्शक उसे समझेगा। दर्शक 2-3 मिनट में किसी कलाकृति का मूल्यांकन नहीं कर सकेगा, सभी चित्र अनटाइटल्ड हैं। तो ये जो कहा है ये राम कुमार जी ने कहा है। और स्केच किसे कहते हैं, स्केच के तात्पर्य पेन, पेंसिल, चारकोल, स्याही के माध्यम से अंकन करना या स्केच में रेखांकन के साथ साथ हैचिंग विधि, स्याही तथा रंगों की सहायता से गहराई भी दर्शाई जाती है। चित्र के संपूर्ण विषय को कलाकार छोटे आकार स्केच में देख लेता है। अतिआच्छादन अथवा ओवरलैपिंग से क्या तात्पर्य है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अतिआच्छादन या का तात्पर्य एक रूप से दूसरे रूप को ढक लेना। कभी चित्र बनाते समय ऐसा स्थिति आ जाती है कि जब किसी वस्तु का मानवाकृति के कुछ भाग को दूसरी वस्तु या मानवाकृति ढक लेती है, मानो वह वस्तु अग्रभूमि में आ गई हो, वहाँ अतिआच्छादन की स्थिति आ जाती है। क्षय वृद्धि किसी चित्र में किस प्रकार की सहायक होती है, क्षय वृद्धि की बात किया जा रहा है। तो क्षय वृद्धि के माध्यम से ही दर्शक पास की आकृति पास तथा दूर की आकृति दूर दिखाता है, चित्र में वातावरण का अनुभव कर पाता है। और क्षय वृद्धि का प्रारंभ यूरोप में रेनेसां कलाकारों की देन मानी जाती है। इसके अंतर्गत वस्तु या आकृति स्पष्ट से जितनी दूरी होती है उतनी ही धुंधली तथा छोटी दिखाई जाती है। ग्लेजिंग द्वारा किस प्रकार वर्ण सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है, अगर ऐसा पूछे कि ग्लेजिंग द्वारा किस प्रकार वर्ण सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है, तो ग्लेजिंग द्वारा विभिन्न रंगतों के ऊपर पारदर्शक रंग की पतली परत लगाई जाती है, जिससे संपूर्ण चित्र का वातावरण एक निश्चित आभा में समाकर वर्ण सामंजस्य प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की चित्र का प्रभाव ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी रंगीन शीशे से उसे देखा गया हो। अनुअर्कन या रीडेरिंग किसे कहते हैं, तो दृश्य जगत का अथवा ऑब्जेक्ट का जब सादृश्य के आधार पर चित्रण होता है तो वह यथार्थ चित्रण कहलाता है, परंतु जब दृश्यमान जगत तथा ऑब्जेक्ट्स को सरलीकृत रूपों में ढालकर किसी कल्पना से मौलिकता का समावेश किया जाता है तो दृश्यमान वस्तु को भौतिक महत्व समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत कलाकार किसी भी प्रकार के रंग, किसी भी प्रकार का लोप पोत और किसी भी प्रकार का तान संयोजन कर सकता है।
यहाँ कलाकार की स्वतंत्र कल्पना की अभिव्यक्ति सहायक बनती है। द्वियामी और त्रियामी की बात मैं कर रहा था, तो जिसमें मात्र 2 आयाम अर्थात लंबाई और चौड़ाई हो, और त्रियामी यानी जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, तो द्वियामी त्रियामी कहलाते हैं। चित्र का अंतराल त्रियामी होता है और किसी छाया प्रकाश पर संप्रेषण के आधार पर त्रियामी प्रभाव प्रस्तुत किया जा सकता है। रूप तथा अंतराल का क्या संबंध है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अंतराल कलाकार का कार्यक्षेत्र होता है, अक्षत अंतराल शून्य होता है, और यदि उस पर एक बिंदु भी बना दिया जाए तो वो रेखा खींच दो या कुछ भी कर दो तो वो सक्रिय हो जाता है। रूप की अभिव्यक्ति अंतराल पर आश्रित होता है। अंतराल के माप के अनुसार ही रूप का माप निर्धारित किया जाता है। अतः रूप एवं अंतराल का जो घनिष्ठ संबंध है वही, तो वो बहुत ही गहरा संबंध है। यानी अगर वो प्लेन है तो शून्य है, और अगर जरा सा भी बिंदी लगा दिया जाए तो वह अंतराल और रूप के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।